आई एम ऑडिबल? सिग्नल आ रहा है? तो ठीक है। देखिए ऐसा है कि मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा रहा था। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा रहा था और इस चैप्टर के सारे कंटेंट मैंने ऑनलाइन और वीडियोस में दे दिए। इस चैप्टर के सारे कंटेंट मैंने ऑनलाइन और वीडियोस में दे दिए हैं। कुछ बातें बची हैं, जैसे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बचा है। व्हीटस्टोन ब्रिज, ध्यान से देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज बचा है। उसके बाद आपका मिलिट्री ब्रिज बचा है। उसके बाद आपका मिलिट्री ब्रिज बचा है। मिलिट्री ब्रिज जो होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही आधारित है। उसकी वॉइस इससे आ रही होगी, कोई बात नहीं, आने दीजिए, है ना। दूसरी बात है कि मिलिट्री ब्रिज बचा है। मिलिट्री ब्रिज जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे आधारित है। और तीसरी बात आपकी जो है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ये बात बची है। और साथ में एक बात और बची है जो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को अकेले पढ़ाने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। कम से कम पोटेंशियोमीटर को बढ़िया से पढ़ाने में आधा घंटा लगेगा। और इससे कंपटीशन के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, बोर्ड में। हाँ, मैं बता रहा हूँ। सेकंड पॉइंट मीटर ब्रिज। सेकंड पॉइंट है मीटर ब्रिज, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है मीटर ब्रिज। ध्यान से देखिए, पोटेंशियोमीटर को अकेले पढ़ाने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर जो है, डिस्टर्बेंस हो रहा है वहाँ पर। पोटेंशियोमीटर से कंपटीशन में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। कंपटीशन में पोटेंशियोमीटर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बोर्ड में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत सिंपल, बहुत इजी आते हैं, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली ये चार बातें पढ़ानी है करंट टेस्टिंग में। पहली बात व्हीटस्टोन ब्रिज, दूसरी बात मीटर ब्रिज, तीसरी बात कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस और चौथी बात पोटेंशियोमीटर। ये चार बात आपको पढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये तीन बात तो पक्का मैं अभी पढ़ा दूंगा पीरियड ओवर होने के पहले। ये तीन बात तो आपकी पक्का हो जाएगी। और आपका पोटेंशियोमीटर अगर पढ़ा पाया तो पढ़ा पाया, और नहीं तो कल सुबह पोटेंशियोमीटर आधा घंटा पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग पास्ट 10 ईयर्स पे जाएंगे, ठीक है ना। कल आप लोग टाइम सेट कर दीजिएगा और मॉर्निंग का टाइम रखिएगा और बेटर होगा। हम पोटेंशियोमीटर आधा घंटा पढ़ा के और सारे पास्ट 10 ईयर्स आपको डील कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन होगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, और मीटर ब्रिज आपको हम फटाक से समझा रहे हैं। खूब गौर से देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ मीटर ब्रिज। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सबसे पहले आप व्हीटस्टोन ब्रिज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज से आप क्या समझते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से आप क्या समझते हैं और इसका क्या इस्तेमाल है। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये जानिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है और इसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इसकी आवश्यकता है। इधर देखिए, अगर आपको कोई रेजिस्टेंस दिया हो, और उसकी वैल्यू आपको ना पता हो कि 2 ओम है कि 4 ओम है कि 6 ओम है कि इसकी वाइस वो ले लेगा। आप देख लीजिए, बहुत फास्ट लेता है, वो सारी वाइस आ रही होगी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज होने दीजिए, नेक्स्ट टाइम से ऑडिबल होगा, फिर भी बातें समझ में आएंगी। तो देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ क्या है, क्या ज़रूरत है। व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम एक अननोन रेजिस्टेंस को निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अननोन रेजिस्टेंस आपके हाथ में दे दिया जाए, कोई वायर दे दिया जाए, उस वायर का रेजिस्टेंस आपको नहीं पता है कि वो 2 ओम है कि 4 ओम है कि 6 ओम है कि 8 ओम है, कितना है, ये आपको नहीं पता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक apparatus होता है। इसकी मदद से आप क्या करेंगे, उस वायर का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। गौर से देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम 4 रेजिस्टेंसेज पैरेललोग्राम की 4 साइड के रूप में लगाते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम 4 रेजिस्टेंसेज पैरेललोग्राम की 4 साइड्स के रूप में लगाते हैं। जैसे एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम 4 रेजिस्टेंसेस पैरेललोग्राम की 4 साइड्स के रूप में लगाते हैं, ठीक है ना। और उसमें से 3 रेजिस्टेंस हमको पता होते हैं। जैसे मान लीजिए हमको R1 पता है, R2 पता है, R3 पता है और R4 नहीं पता है, ठीक है ना। पहली बात तो आपकी यानी व्हीटस्टोन ब्रिज की जरूरत क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा apparatus है, ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी मदद से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को निकालते हैं। सर, व्हीटस्टोन ब्रिज को हम उसके वर्क के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि अगर मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है,
और मतलब एक ऐसा डिवाइस है द हेल्प ऑफ व्हिच वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस। हाँ, बस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए एक सेट ऑफ ऑपरेटर्स है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 4 रेजिस्टेंस जिसमें से 3 हमको पता होते हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसमें से 3 रेजिस्टेंस हमको पता है, वो 3 रेजिस्टेंस हम ऐसे लगा लेते हैं, और चौथा जो अननोन है वो हम उसके चौथे साइड ऑफ द पैरेललोग्राम में लगा लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके और इसके बीच हम एक गैल्वेनोमीटर अटैच करते हैं। इस और इसके बीच हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर अटैच करते हैं, और इन दो एंड्स के बीच हम एक सेल लगा लेते हैं। इन दो एंड्स के बीच हम एक सेल लगा लेते हैं, और इन दो एंड्स के बीच हम एक गैल्वेनोमीटर अटैच करते हैं। इतनी बात आपको समझ गए? इतनी बात अच्छे समझ में आ गई? खूब गौर से देखिए, ये 3 रेजिस्टेंस हमको पता है और चौथा नहीं पता है। चारों को पैरेललोग्राम की 4 साइड्स के रूप में हम लगाते हैं। इन दो पॉइंट्स के बीच हम एक गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं, और इन दो पॉइंट्स के बीच हम यहाँ पे एक सेल या बैटरी लगा लेते हैं। अरेंजमेंट समझ गए? अगर इसको हम यहाँ लगा दें और गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगा दें तो हमारे फंक्शनिंग पे, हमारे काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल कंडीशन है। अरे सिमेट्रिकल कंडीशन में पैरेललोग्राम्स की इन दो साइड्स के बीच सेल लगा दें, और इन दो साइड्स के बीच अगर हम गैल्वेनोमीटर लगा दें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा काम करेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा काम करेगा। अब हम क्या करते हैं, आप गौर से देखिए, अगर मान लीजिए इसको इस तरीके से लगाइए, यहाँ पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। अब क्या होता है कि इसमें से करंट मान लीजिए आई फ्लो कर रही है, और यहाँ से और जब ये आई करंट यहाँ जाएगी तो 2 पार्ट में बट रही है। मान लीजिए इसमें I1 करंट जा रही है, मान लीजिए इसमें I2 करंट जा रही है, ठीक है ना, करंट जा रही है, ठीक है। तो हम रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज को चेंज करते हैं। जो नॉन रेजिस्टेंसेस हैं उनकी वैल्यूज को हम चेंज करते हैं। नॉन रेजिस्टेंसेस जो होते हैं उनकी वैल्यू को हम रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल के चेंज करते हैं। पहले 2 ओम लगाया, 3 ओम लगाया, 4 ओम लगाया, फिर रेजिस्टेंस चेंज किया, और चेंज करते करते एक समय ऐसा आता है जब इस पार्ट में से कोई करंट फ्लो नहीं करती। इनकी ये इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, इसकी वैल्यू तो पता करना है, ठीक है ना। अब इन 3 रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को रेजिस्टेंस बॉक्स से डिफरेंट रेजिस्टेंसेस निकाल के हम लगाते रहते हैं, और तब तक लगाते रहते हैं जब तक इस पार्ट से करंट फ्लो करना 0 हो जाए। इस पार्ट से करंट फ्लो करना कब 0 होगी? जब ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी सेम पोटेंशियल पे आ जाए। जब ये सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो इस पार्ट से करंट फ्लो करना बंद हो जाएगी। इस कंडीशन को कहते हैं बैलेंस कंडीशन। इस कंडीशन को कहते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको कहते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बात समझ गए? इसको कहते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब हम ये 3 रेजिस्टेंसेस को चेंज करते रहते हैं, और चेंज करते करते किसी समय ऐसा आता है कि इस पार्ट में से जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ऑडिबल हो रहा है, हमको कोई भी करंट फ्लो नहीं करती। इस कंडीशन को कहते हैं बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पहले 4 रेजिस्टेंसेस हम पैरेललोग्राम की 4 साइड्स के रूप में लगाते हैं, जिसमें 3 नोन होता है, एक अननोन होता है। अननोन को निकालना ही हमारा उद्देश्य होता है व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से। बात समझ में आ गई? तो हम करते क्या है कि इन 3 रेजिस्टेंसेस को हम चेंज करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से, और किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इसमें से करंट आना 0 हो जाती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, तब देखिए हम आपको किरचॉफ सेकंड लॉ से प्रूव करके दिखा सकते हैं। जब व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन होता है, तब R1/R2 = R3/R4 आता है। जब व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन होता है, तो मैं किरचॉफ लॉ से आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, तब आता है R1/R2 = R3/R4। बात समझ में आई? तो इसमें से R1/R2 की वैल्यू तो आपको पता है, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस पता है, R3 आपको पता है और R4 नहीं पता है। तो जो रेजिस्टेंसेस पता होते हैं उनको नोन रेजिस्टेंस कहते हैं, जो रेजिस्टेंस नहीं पता होता उसको अननोन रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। जो नोन रेजिस्टेंसेस का रेशियो होता है उसको नोन रेशियो कहते हैं, और जो रेशियो नहीं पता होता उसको अननोन रेशियो कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो ये बात आएगी, मैं भी आपको प्रूफ करके किरचॉफ सेकंड लॉ से दिखा रहा हूँ। और अगर ये बात आएगी तो बाकी 3 रेजिस्टेंसेस आपको पता है, चौथे की वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? इतनी बात आप समझ गए? एक बात आप और गौर से देखिए, आपके बोर्ड में भी ये पूछता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। व्हीटस्टोन ब्रिज मैक्सिमम सेंसिटिव कब होता है, मतलब मैक्सिमम एक्यूरेट मेजरमेंट कब देता है, मतलब जो रेजिस्टेंस हमको मेजर करना है उसकी सबसे एक्यूरेट वैल्यू कब बताता है? तब बताता है जब ये चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के हों। सेम ऑर्डर से हमारा तात्पर्य ये है
कि ऐसा ना हो कि ये नॉन रेजिस्टेंस 100 ओम हो, ये 200 ओम हो, ये 300 ओम हो, और जिसको पता करना है वो 2 ओम हो। ऐसा नहीं है। अगर ये 2 ओम है तो ये 2, 3, 4 इस रेंज के होने चाहिए। मतलब जिस रेंज का अननोन रेजिस्टेंस है उसी रेंज के बाकी नोन रेजिस्टेंस होने चाहिए, तब व्हीटस्टोन ब्रिज मैक्सिमम एक्यूरेट वैल्यू देता है। मेरे कहने का ये तात्पर्य है। समझ गए आप लोग? Yes, एकदम क्रिस्टल क्लियर है बातें? Yes, sir. दिमाग में एकदम अवधारणा साफ है। देखिए, बेसिक्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बेसिक्स को एकदम क्लैरिटी से आपको आना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो बहुत सबसे फंसेंगे, प्रॉब्लम्स तो हमसे भी फंस सकते हैं। प्रॉब्लम्स तो वहां आप जाएंगे तो एक से एक स्टड टीचर उनसे भी फंसते हैं। प्रॉब्लम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। प्रॉब्लम तो ऐसे ऐसे बनते हैं कि समझ में नहीं आता कैसे किया जाए। कुछ प्रॉब्लम तो सबसे फंसते हैं, लेकिन बेसिक्स एकदम क्लियर होना चाहिए। अब बेसिक्स क्लियर है और कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस की है तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। मेडिकल लेवल पे तो ऑलमोस्ट सब लग जाएगा, ठीक है ना। और उसमें जे में मेरिट भी कहाँ होती है, कम मेरिट भी रहती है, ठीक है ना। वो उसमें तो सभी का फंसता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, लेकिन बेसिक्स एकदम क्लियर होना चाहिए। इतनी बात समझ गए? अब मैं आपको पहले टाइम बताइए, फट से टाइम फट से बताइए। 4:07। हाँ तो ठीक है, मैं आपको 4:35 पे छोड़ दूंगा। 4:35 पे इतना काम कर देना है, ठीक है ना। एक बात आप गौर से देखिए, मैं इसको प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। ये आपका हो गया एक लूप, ये आपका हो गया एक लूप। ये मान लीजिए सी है तो ए बी सी एक लूप है। ये मान लीजिए डी है तो ए बी डी दूसरा लूप है। दिस इज लूप 1, दिस इज लूप 2, ठीक है ना। अब किरचॉफ सेकंड लॉ का इस्तेमाल हम लूप 1 और लूप 2 में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कर रहे हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ को क्लियर है प्रीवियस क्लासेस से। अब हम ऐसे चल रहे हैं इस तरीके से। तो बताइए, हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऐसे। तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? पोटेंशियल बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बेटा। इसका मतलब है I1 R3। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में? तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो -R1 I2, बहुत सही बेटा। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो करंट 0 है, तो पोटेंशियल ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो जहां से चले थे वहां तक पहुंच गए ना। तो फर्स्ट लूप से आप फर्स्ट लूप में जब आप किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि I1/I2 जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू R1/R3। कोई दो रहा है? अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो I1/I2 इज इक्वल टू R1/R3। R1/R3 आ गया। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट। अब इस लूप में आप किरचॉफ सेकंड लॉ लगाइए। इस लूप में हम चलिए इसमें तो हम क्लॉकवाइज बढ़े थे। इसमें कैसे पढ़ना चाहते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? चलिए एंटी क्लॉकवाइज हम पढ़ रहे हैं ऐसे, यानी हम यहां से चलते हैं और यहीं पहुंच जाएंगे। तो यहां से चलते हैं तो किस पार्ट में आएंगे तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, कुछ भी करंट नहीं है, ए और बी सेम पोटेंशियल पे है ना। और जब यहां से यहां जा रहे हैं तो हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा? और करंट कितनी इसमें जा रही है? I1। तो I1 R4 माइनस I1 R4, ठीक है ना। और जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? तो बिल्कुल सही बेटा। तो प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट I1 R4 इज इक्वल टू I2 R2। और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो I1/I2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? R2/R4। R2 है ना, R2/R4। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को मैच करिए। यहाँ पे I1/R2 R1/R3 है और यहाँ I1/R2 R2/R4 है। इसका मतलब ये है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपका आ जाएगा R1/R3 विल बी इक्वल टू R2/R4। आ गया बेटा? अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। हेंस प्रूफ हो गया। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो R1/R2 R3/R4 के बराबर। बात समझ में? इतनी बात क्लियर है। व्हीटस्टोन ब्रिज से बहुत सवाल बनते हैं, बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी, ठीक है ना। मीटर ब्रिज से भी बहुत बनते हैं, पोटेंशियोमीटर से भी बहुत बनते हैं। एकदम क्लैरिटी से बात को समझना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार नेट शन में 2 मिनट में बोल रहा हूँ। 2 मिनट में मेरी बातों को सुनिए। जो बातें मैंने बोली है सारी बात मैं बोल दूंगा। पहली बात
कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। ये एक ऐसा apparatus है, एक ऐसा सेटलमेंट है जिसकी मदद से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को निकालते हैं। पहली बात क्लियर है। इसमें हम क्या करते हैं, चार रेजिस्टेंसेस को पैरेललोग्राम की चार साइड्स के रूप में हम लगा देते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, ये तीन नोन रेजिस्टेंस होते हैं, चौथा अननोन होता है जो हम जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। चार बात, तीसरी बात। चौथी बात, अननोन रेजिस्टेंस के ऑर्डर के ही ये तीन नोन रेजिस्टेंस होने चाहिए, तभी ये मैक्सिमम सेंसिटिव होगा और मैक्सिमम एक्यूरेट वैल्यू निकालेगा। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद पांचवी बात कि R1, R3, R2 जो नोन रेजिस्टेंसेस हैं उनकी वैल्यू को हम चेंज करते हैं। चेंज इस प्रकार से करते हैं कि इस पार्ट से करंट जीरो फ्लो करे, और जब इस पार्ट से करंट जीरो फ्लो करती है इसी को हम बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। और जब इसमें से करंट जीरो फ्लो करती है तो किरचॉफ सेकंड लॉ से हम प्रूव करके छठी बात दिखा चुके हैं कि तब क्या होगा, तब क्या होगा, R1 by R3 बराबर R2 by R3। और इस प्रकार से इसको कहते हैं नोन रेशियो। सातवीं बात, इसको कहते हैं अननोन रेशियो, इसको कहते हैं नोन रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है ना। और एक बात और कि अगर इसकी जगह हम सेल लगा दें, इसकी जगह, इस सब बात पूछता है इसलिए बार बार कह रहे हैं, काफी बोर्ड में पूछ लेता है। इसकी जगह अगर हम सेल लगा लें और इस आर्म में हम गैल्वेनोमीटर लगा लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात वही रहेगी कि कंडीशन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल बातें हैं। अरे पैरेललोग्राम में जैसे ये दो पॉइंट वैसे ये दो पॉइंट, बात समझ में आ गई। तो एक्सचेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। इस तरीके से हम एक अननोन रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं। ये बात व्हीट स्टोन ब्रिज की 100% कम्युनिकेट हो गई कि नहीं हो गई, समझ में आ गई। अब आपको मीटर ब्रिज 1 मिनट में समझ में आएगा। गौर से देखिए, मीटर ब्रिज आपको 1 मिनट में समझ में आएगा। जल्दी देखिए कितना टाइम बचा है, जल्दी टाइम बताइए। 4:13। हाँ तो हो जाएगा, आज इसको फिनिश कर देना है। पोटेंशियोमीटर भले बच जाए तो पोटेंशियोमीटर कल कर लेंगे, कल आधी घंटे पोटेंशियोमीटर में लगेगा कम से कम। और कल आप 4 आवर्स का आप लोग बना के आइए सब लोग, एक टाइमिंग सेट कर लीजिए, एक फिक्स टाइमिंग हमको इन्फॉर्म कर दीजिए और उसमें आधे घंटे में हो जाएगा और 3.5 घंटे में हम लोग सारे पास्ट यूज लगा देंगे। ठीक है ना। तो गौर से देखिए, आपको मैं मीटर ब्रिज समझाने जा रहा हूं। मीटर ब्रिज एक ऐसा apparatus है जो किस पे आधारित होता है, किस पे बेस्ड है, जो व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। मीटर ब्रिज एक ऐसा apparatus है, इससे भी हम एक अननोन रेजिस्टेंस को निकालते हैं, इससे भी हम एक अननोन रेजिस्टेंस को निकालते हैं। ठीक है ना। और ये आधारित किस पे होता है, ये आधारित होता है व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट भी आता है, प्रैक्टिकल भी है आपके बोर्ड में, अभी आप बोर्ड में प्रैक्टिकल भी करेंगे मीटर ब्रिज का। कुछ नहीं होता है, ये apparatus है जिसकी मदद से हम एक अननोन रेजिस्टेंस को निकालते हैं और ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे आधारित होता है। बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें करते क्या है, इसमें करते क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ पे हम फिगर बहुत अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, इधर देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया और फिर उसके बाद यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस होता है, इस जगह भी एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे 1 मीटर लंबा वायर होता है। यहाँ पे क्या होता है, 1 मीटर लंबा वायर, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। मैं फिगर बहुत अच्छा नहीं बना रहा हूँ, किताबों से आप देख लीजिएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बेसिक्स कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। इधर देखिए, और प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा, इसका प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें क्या वायर होता है 1 ही मीटर लंबा होता है, उससे ये जो वायर होता है वो 1 मीटर का, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज। मिनिमम 1 मीटर। 1 मीटर का ये वायर होता है, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा आपका मीटर ब्रिज नाम ही है, 1 मीटर का है मीटर ब्रिज। ठीक है ना। 1 मीटर का ये वायर है। ठीक है ना। और यहाँ 2 रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं। ठीक है ना। ये जो है आपका, इसका फिगर अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही आधारित है। ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक जॉकी होती है, यहाँ पे क्या होती है, एक जॉकी होती है, स्लाइडिंग जॉकी, जिसको हम इस वायर पे स्लाइड कर सकते हैं। मोटा मोटी देख लीजिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है, ये 1 मीटर का वायर होता है, यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है, ये 1 मीटर का वायर होता है और यहाँ पे एक स्लाइडिंग जॉकी होती है जिसको इसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए ये रेजिस्टेंस P है और ये रेजिस्टेंस Q है और दोनों का रेशियो निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है। या मान लीजिए P पता है, Q नहीं पता है, Q की वैल्यू निकालना है, या Q पता है, P नहीं पता है, इसकी वैल्यू निकालना है, या रेशियो निकालना है, या कुछ भी करना है। तो ऑपरेटर समझिए, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है,
यहाँ पे 1 मीटर का एक वायर है, 1 मीटर का एक वायर है, यूनिफॉर्म वायर है, इसका रेजिस्टेंस थ्रू आउट द वायर कांस्टेंट है। यहाँ पे एक स्लाइडिंग जॉकी है, इस जॉकी को हम स्लाइड कर सकते हैं इसके ऊपर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो अब आप देखिए क्या करते हैं कि मान लीजिए जॉकी को तब तक स्लाइड करते हैं, इधर देखिए, तब तक स्लाइड करते हैं जब तक इस पार्ट में गैल्वेनोमीटर लगा होता है। इस पार्ट में क्या लगा होता है? गैल्वेनोमीटर। इस जॉकी, स्लाइडिंग जॉकी के यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है, देखिए इधर। तो इसको हम तब तक स्लाइड करते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं जाती है, तब तक स्लाइड करते हैं। और जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाती है तो इसको हम बैलेंस कंडीशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बैलेंस कंडीशन। और बैलेंस कंडीशन में क्या होता है? आप देखिए बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये P रेजिस्टेंस है, ये Q है, तो P बाई Q इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे बैलेंस है, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे बैलेंस है और यहां से ये दूरी x है, यहां से ये दूरी x है, तो मान लीजिए इस पॉइंट O पर ये बैलेंस हो जाता है। बैलेंस का मतलब कि गैल्वेनोमीटर से फ्लो करने वाली करंट 0 है। तो मान लीजिए इस पॉइंट O पे ये बैलेंस हो जाता है और यहां से ये दूरी मान लीजिए x है, तो यहां से यहां तक की दूरी 1 माइनस x होगी। 1 मीटर टोटल है, ठीक है ना? तो 1 मीटर टोटल है, ठीक है सर। तो अब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के अनुसार क्या हो जाएगा? P बाई Q इज इक्वल टू x बाई 1 माइनस x। बात समझ में आई? यस सर। P बाई Q इज इक्वल टू x बाई 1 माइनस x। इस बात का हम इस्तेमाल करते हैं। अभी जब हम प्रॉब्लम्स लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, तो ये सब बातें बहुत आसान लगने लगेंगी, ठीक है ना? डिफरेंट कंडीशंस में कैसे कैसे डिफरेंट वैल्यूज को निकालते हैं, वो तभी होगा जब हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। मोटी मोटी बात आप ये जान लीजिए कि मीटर ब्रिज क्या होता है। इसका फिगर आप किताब से बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। 1 मीटर का ये वायर होता है, यूनिफॉर्म वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस। इधर देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा होता है। इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर से लगी हुई स्लाइडिंग जॉकी होती है, इसको हम स्लाइड कर सकते हैं। इसको धीरे धीरे स्लाइड करते हैं और जिस पॉइंट पर आके इस गैल्वेनोमीटर से फ्लो करने वाली करंट 0 हो जाती है, उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि मीटर ब्रिज क्या है? बैलेंस है। उस पॉइंट पे मीटर ब्रिज बैलेंस है। और जब ये बैलेंस होगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रिंसिपल पे बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ऐसी कंडीशन में P बाई Q बराबर दिस डिस्टेंस बाय दिस डिस्टेंस होगा। तो ये भी एक रेजिस्टेंस होगा, यस सर। ये भी एक रेजिस्टेंस होगा ना, ये पार्ट, Yes, और ये पार्ट भी एक रेजिस्टेंस होगा। ये पार्ट भी भाई रेजिस्टेंस वायर है ना, तो ये भी रेजिस्टेंस होगा, ये भी रेजिस्टेंस होगा। तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, वही व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। अब क्या होता है कि x की वैल्यू हम मेजर कर लेते हैं, कहां पे आके बैलेंस हुआ, x की वैल्यू तो हमको ऑपरेटर्स पे दिखती है, वो हम मेजर कर लेते हैं। तो ये पार्ट तो हमको पता होता है, ये पार्ट तो हमको पता होता है, ये नॉन रेशियो है, नॉन रेशियो है। और इनमें से अगर एक अननोन है तो आपको अननोन पता लग जाएगा, या मान लीजिए दोनों अननोन है तो दोनों का रेशियो पता लग जाएगा। बात समझ आ गई? इतनी बात समझ गया? तो इस प्रकार से मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने आपको बता दिया। क्या बता दिया? मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज। अब एक बात आप और देख लीजिए, टाइम बताइए फिर से, टाइम बताइए सर 4:20 हाँ, तो बस 10 मिनट और सुन लीजिए। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस है ना, अगर पोटेंशियोमीटर हम स्टार्ट करेंगे तो फाइनल नहीं हो पाएगा, पोटेंशियोमीटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आधे घंटे कम से कम लेगा, हमको फिर जाना भी है ना, तो ये नहीं हो पाएगा। पोटेंशियोमीटर आज आपको प्राइमरी सर्टिफिकेट कल आते ही पहले पोटेंशियोमीटर और फिर है ना। तो अब आप एक बात आप और देखिए, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस को ध्यान से देखिए। इस पार्ट से क्या हो रहा है ना, इस पार्ट से आपके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस से इस पार्ट से आपके बोर्ड में तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड में तो बहुत ही बनते हैं। कभी कभी नीट में आसान क्वेश्चन कलर कोडिंग से भी आ जाता है, ठीक है ना। ये में तो कलर कोडिंग पूछेगा, ठीक है ना, इतना सिंपल पूछेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब देखिए क्या बता रहा हूँ, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये मैं बता रहा हूँ। पहले इसका मतलब समझ जाइए, पहले इसका मतलब समझ जाइए। जब आप मार्केट में जाते हैं, जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको एक वायर मिलता है, रेजिस्टेंस वायर, उस पे डिफरेंट तरह के कलर्स बने होते हैं, डिफरेंट तरह के कलर्स बने होते हैं। जैसे मार्केट में आप जाते हैं कोई वायर लेने, रेजिस्टेंस वायर, तो उसके ऊपर डिफरेंट तरह के कलर्स के बैंड्स बने होते हैं, रेड, ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक, सिल्वर, गोल्ड करके ऐसे बैंड्स बने होते हैं। आप
जब भी आप मार्केट में कोई वायर लेने जाते हैं तो वायर के ऊपर डिफरेंट बैंड्स बने होते हैं, ये डिफरेंट कलर्स के इनबिल्ट बैंड्स आपको दिखते हैं। वो बैंड क्या शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं, वायर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए होते हैं? ऐसा नहीं होता है। उन बैंड्स से इंडिकेशन मिलता है कि आपके वायर का रेजिस्टेंस क्या है। वही कलर कोड होता है उसके ऊपर। कलर कोड से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर आपको निकालना आता है तो। वो कुछ कोड्स होते हैं उन वायर पे जो ये बताते हैं कि आपका रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 10 ओम का है, 50 ओम का है, 100 ओम का है। उन कोड्स को देख के आप बता देंगे। तो वही कलर कोडिंग आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, जिससे कि आप डिकोड करके पता कर सकें कि वो कितने का है, ठीक है ना। और आपके एग्जाम में भी आता है, बहुत ही ईजी है, खूब अच्छे से आप देखिए। इसमें एक छोटा सा वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। ये आपका है बीबी रॉय। देखिएगा, अथवा इस बात को देख लीजिएगा, गलत होगा तो बता दीजिएगा, तो छोड़ दीजिएगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन visited गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं और साथ में ऐसा भी कुछ किताबों में मिलता है कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। इनमें से कोई भी बात आप याद कर लीजिए। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, इसको याद कर लीजिए, या बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया, इसको याद कर लीजिए। तो किसी भी एक बात को याद करके आप उस रेजिस्टेंस वायर से को डिकोड करके उसमें उस वायर में कितना रेजिस्टेंस है ये बता सकते हैं। तो अब आप गौर से देखिए, इसमें थोड़ा नंबरिंग दी होती है। यहाँ पहले बी का मतलब है ब्लैक, पहले बी का मतलब है ब्लैक, दूसरे बी का मतलब है ब्राउन, दूसरे बी का मतलब है ब्राउन, तीसरे बी का मतलब है रेड। थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा इस बात को, बुक से कभी 19-20 दिमाग से उतर जाता है। और चौथे बी का मतलब है आपका ऑरेंज, चौथे बी का मतलब है ऑरेंज, और पांचवें बी का मतलब है आपका येलो, ठीक है ना। और ये ऑफ का कोई मतलब नहीं है, ऑफ में कोई कोडिंग नहीं है। फिर आपका ये है, इसमें ग्रेट में केवल जी की कोडिंग है, ग्रीन, ये आपका है ग्रीन, ठीक है ना। और ब्रिटेन में केवल बी की कोडिंग है, ये आपका है ब्लू। और उसके बाद आपका विजिटेड में केवल वी की कोडिंग है, और ये है आपका वॉयलेट। और गेटवे में केवल जी की है, और जी क्या है आपका ग्रे, ग्रे है ना मेरा, हाँ ग्रे। और वे ऑफ इंडिया, वे में डब्ल्यू की कोडिंग है व्हाइट। अच्छा, वे में डब्ल्यू की कोडिंग है व्हाइट, और तो कुछ नहीं है। अब छोड़ दीजिए, अब रहने दीजिए, बहुत बुक नहीं, उसको देखते हैं तो थोड़ा सा कभी पुराना कभी 19-20 हो जाता है, इसलिए हमने बता दिया, ठीक है ना। अब आप बंद करिए, इसको ध्यान से देखिए। मैं आपको ये लास्ट बात पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको पढ़ाने के बाद आपका ये आज का करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं फॉर्मली क्लोज कर दूंगा थ्योरेटिकल लेवल पे। और एक बात बची है पोटेंशियोमीटर, वो कल मैं उसका वीडियो पोस्ट कर दूंगा, वो कल मैं आपको बता दूंगा, और फिर कल हम लोग कॉन्स्टेंट लगा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए, इससे हम क्या समझते हैं। कलर कोडिंग का मतलब हर रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ कलर के बैंड्स बने होते हैं, जो कोड्स होते हैं। उन कोड्स को देख के आप बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है। तो कैसे बताएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। एक लेटर याद कर लीजिए, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया। या तो इसको याद कर लीजिए, या तो ये याद कर लीजिए कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। इनमें से कुछ भी याद कर लीजिए। और इनमें से जो ये बीबी है, पहला बी है ब्लैक, और इसकी कोडिंग है 1, इसकी कोडिंग है 0। पहला बी है ब्लैक, इसकी कोडिंग है 0। दूसरा बी है ब्राउन, इसकी कोडिंग है 1। तीसरा बी है, ये आर है, बीबी रॉय, रेड की कोडिंग है 2, ठीक है ना। ऑरेंज की कोडिंग है 3, येलो की कोडिंग है 4। ऑफ में कुछ भी नहीं है, ये ऑफ बस लिखा गया है इसको याद करने के लिए। फिर उसके बाद ग्रेड में जी की कोडिंग है ग्रीन, और ग्रीन क्या है आपका 5, ठीक है ना। और फिर ब्रिटेन में पहला लेटर बी की कोडिंग है, और वो है ब्लू, और ब्लू का क्या है आपका कोडिंग 6, ठीक है ना।
उसके बाद विजिटेड में पहला लेटर जो आपका वॉलेट है उसकी कोडिंग है 7, ठीक है ना। उसके बाद गेटवे, ठीक है ना, गेटवे में पहला जी की कोडिंग है ग्रे और इसको कोड नंबर दिया गया है 8। और उसके बाद आपका है वे में केवल W का है व्हाइट और इसको नंबर दिया गया है 9। और इस तरीके से आपके डिफरेंट कलर्स को कोड किया गया है, यानी डिफरेंट कलर्स को नाम दिया गया है। अगर कोडिंग ब्लैक है तो आप 0 मानेंगे, अगर कोडिंग ब्राउन है तो आप 1 मानेंगे, अगर कोडिंग रेड है तो आप 2 मानेंगे, अगर कोडिंग ऑरेंज है तो आप 3 मानेंगे, अगर कोडिंग येलो है तो आप 4 मानेंगे। इस तरीके से हर कलर्स को डिफरेंट कोड्स दिए गए हैं, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूं कि इन कोडिंग की मदद से कैसे आप किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं समझा दूं और आज का वीडियो क्लोज कर दूं, ठीक है ना। एक ही समझ जाइए, बाकी की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। बाकी आप सब उसी से निकाल लेंगे, बहुत इजी होता है, इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है। बस ये कोड्स आप याद रखिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे आप करेंगे, बढ़िया से देखिए। जैसे मान लीजिए कि किसी रेजिस्टेंस में इस तरीके से दिया है, किसी रेजिस्टेंस में पहली पट्टी जो है वो ब्राउन है, किसी रेजिस्टेंस में पहली पट्टी जो है ब्राउन है और दूसरी पट्टी जो है रेड है और तीसरी पट्टी जो है येलो है, ठीक है ना। मान लीजिए किसी रेजिस्टेंस में पहली पट्टी ब्राउन है, दूसरी पट्टी रेड है और तीसरी पट्टी येलो है, ठीक है ना, ठीक है। और चौथी पट्टी या तो सिल्वर है या गोल्ड है और या कुछ भी नहीं है, फिर से गौर से देखिए। अब मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूं कि कैसे कलर कोड से आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई आपके पास रेजिस्टेंस वायर दे दिया गया, उसमें पहली पट्टी ब्राउन है, दूसरी पट्टी रेड है, तीसरी पट्टी येलो है और चौथी पट्टी सिल्वर या गोल्ड या कुछ नहीं है। तो उस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी, ये आप कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। हर रेजिस्टेंस में 4 स्टेप होती है, हर रेजिस्टेंस में 4 स्टेप। हाँ, हर रेजिस्टेंस में 4, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पहली स्ट्रिप ब्राउन दिया है, दूसरी स्ट्रिप आपकी रेड दिया है, तीसरी स्ट्रिप आपकी येलो दिया है, चौथी स्ट्रिप आपकी सिल्वर गोल्ड या कुछ नहीं दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में से, आपके बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन आता है, the first strip of a resistance wire is brown, the second strip is red, third is yellow। सर ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो आप कोडिंग बताए हैं उनमें से 9 में से कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता और चौथा या तो सिल्वर होगा या तो गोल्ड या तो हाँ, चौथे हाँ, पहले दूसरे तीसरे में कुछ भी हो सकता है। रेड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रे, कुछ भी हो सकता है इस पहले 3 में। और चौथे में जो आपका है वो या तो सिल्वर होगा या गोल्ड होगा या कुछ नहीं होगा। ये चौथी पट्टी आपकी क्या दिखाती है, टॉलरेंस। ये चौथी पट्टी आपकी क्या दिखाती है, टॉलरेंस। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझा दे रहा हूं। टॉलरेंस का मतलब है कि जो क्लेम्ड वैल्यू है रेजिस्टेंस की, उससे कितना डेविएट कर सकता है। गौर से देखिए, पहले मेरी बात समझिए, टॉलरेंस का क्या मतलब है। टॉलरेंस का मतलब है जो क्लेम्ड वैल्यू है रेजिस्टेंस की, उससे रेजिस्टेंस कितना डेविएट कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कंपनी क्लेम कर रही है कि मेरा रेजिस्टेंस 23 × 10⁻² ओम है, अगर कंपनी ये क्लेम कर रही है कि मेरा रेजिस्टेंस 23 × 10⁻² ओम है, तो इससे कितना डेविएट कर सकता है। ऐसा तो है नहीं जो क्लेम कर रही है एग्जैक्ट उतना ही होगा, उसके आसपास कुछ ना कुछ आगे पीछे हो सकता है, तो उसी को टॉलरेंस कहते हैं, उसी को हम टॉलरेंस कहते हैं। अगर 5% आगे पीछे होगा तो ये आपकी चौथी पट्टी जो होगी वो होगी गोल्ड, यानी कि जो क्लेम्ड वैल्यू है उससे केवल 5% आगे पीछे हो सकता है, तो चौथी पट्टी गोल्ड होगी, ठीक है ना। और अगर 10% आगे पीछे हो सकता है तो चौथी पट्टी सिल्वर होगी, ठीक है ना। और अगर चौथी पट्टी में कुछ नहीं है, चौथी स्ट्रिप में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि जो क्लेम्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है उससे 20% आगे पीछे हो सकता है। मतलब अगर कंपनी कह रही है कि इतना रेजिस्टेंस है, 23 × 10⁻² ओम रेजिस्टेंस है मेरे वायर का, तो उससे 20% प्लस हो सकता है और 20% माइनस हो सकता है, अगर चौथी पट्टी कुछ नहीं है तो। और अगर वो रेड है तो 5% प्लस हो सकता है, 5% माइनस हो सकता है अगर गोल्ड है तो।
और अगर सिल्वर है तो 10% प्लस हो सकता है, 10% माइनस हो और सकता अगर है। कोई नहीं है तो 20% या उससे ज्यादा। कोई नहीं है 20%, गोल्ड है तो 5%, सिल्वर है तो 10%। बात समझ में आ रही? चौथी पट्टी केवल आपका टॉलरेंस दिखाती है, मतलब कितना टॉलरेंस है। जैसे मान लीजिए उसने क्लेम किया कितना रेजिस्टेंस है मेरे उसका, तो इसमें से 5% आगे पीछे हो सकता है। चौथी पट्टी अगर कुछ नहीं है तो 20% होगा, 20 एग्जैक्ट डिटो 20। हाँ 20% टॉलरेंस हो सकता है, ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट बात देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप निकालेंगे। जैसे मान लीजिए पहली पट्टी ब्राउन है, दूसरी रेड, तीसरी येलो है, तो हम कैसे निकालेंगे? ब्राउन का क्या है? 1 है ना, ब्राउन का 1 है, ठीक है ना। यस सर। और रेड का कितना है? रेड का कितना है? 2। बीबी रॉय 2, रेड का 2, बीबी बी का 0, ब्लैक 0, बी फिर बी बीबी रॉय रेड है ना। तो अगर मान लीजिए पहली ब्राउन है, दूसरी रेड, तीसरी येलो और चौथी में से इनमें से कुछ है, तो आप देखिए अगर पहली ब्राउन है तो 1 ले लेंगे, दूसरी रेड है तो रेड का 2 होता है, 12 हो गया। और तीसरा वाला जो होगा इधर देखिए, येलो का क्या होता है? 4। येलो का क्या कोडिंग है? 4। येलो की कोडिंग 4 है, येलो की कोडिंग 4 है, रेड की कोडिंग कितनी है? 2 है, और ब्राउन की कोडिंग कितनी है? 1 है। यहाँ पे आपकी कोडिंग, ये आपकी कलर है, ये आपके कलर है, ये इनकी कोडिंग है, और ये सीरियल नंबर है जो आपके रेजिस्टेंस वायर में दिया हुआ है। पहला पट्टी ब्राउन है, दूसरी पट्टी रेड है, तीसरी पट्टी येलो है, ये कलर्स है, ये इनकी कोडिंग है, ठीक है ना। बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अगर इस तरीके से दिया है तो रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा अगर आपको निकालना है, तो पहला दो जो होगा उनके कोड आप ऐसे पुट कर देंगे 1 और 2 है ना। और तीसरा जो होगा वो 10 टू द पावर में पुट करेंगे। अगर पहला ब्राउन है, दूसरा रेड, तीसरा येलो है, तो होगा 1 2, मतलब पहला दूसरा तो ऐसे ही पुट कर देंगे, और तीसरा में 10 पे पावर 4। इतना ओम इसका रेजिस्टेंस है, इतना ओम इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। बात समझ में आई? और अगर चौथी पट्टी में कुछ नहीं है तो इसको प्लस माइनस 20% कर देंगे, अगर कुछ नहीं है तब। और अगर सिल्वर है तो प्लस माइनस 10% कर देंगे, ठीक है ना। 12 इंटू 10 टू द पावर 4 ओम प्लस माइनस 10%। और अगर गोल्ड है तो 12 इंटू 10 टू द पावर 4 ओम प्लस माइनस 5% कर देंगे। इस तरीके से आप रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कलर कोडिंग से डिकोड कर देंगे। बात समझ में आ गई? आप कट कर दीजिए, आप वीडियो आप कट कर दीजिए।